ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में हमने हमारे पूर्व लेक्चर में कितनी तरह के मसल हैं, मांसपेशियाँ, रेखित व स्मूथ और कार्डियक मसल जो कि रेखित ही होते हैं, लेकिन ये अनैच्छिक होती हैं। लेकिन मसल वाली जो स्केलेटल हैं वो अनैच्छिक नहीं, वो ऐच्छिक होती हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली है। और मैं स्ट्रक्चर ऑफ द मसल भी हमने शायद पढ़ लिया था, नहीं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ, इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, कंकालीय मांसपेशी, अगर उसका क्रॉस सेक्शन अगर काट के हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि पूर्ण मांसपेशी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा घिरी रहती है, जिसे एपीमाइसियम, अब ये 100 आपका पेज नंबर जो है, सॉरी 11 पेज है, 11, इसमें आप देखेंगे तो ये इसकी परत जो है बाहरी देखिए, एपीमाइसियम, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, जो वसा संग्रहण का स्थान होती है, फैट डिपॉजिट जिसमें रहती है। इसके अंदर पेशी या पेशीय तंतुओं के बंडलों में बटी होती है। पेशी जो है अंदर पेशीय बंडल जो होते हैं उनमें बटी रहती है, जिन्हें फेसिकुलाई कहते हैं। ये आप देखें गोल, इसमें इसको इधर डायग्राम अंदर आप ले, इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप देखें। ये एपीमाइसियम, ये देखिए एपीमाइसियम, ये लेयर है बाहर, ये ढकी रहती है इससे। इसके बाद में ये जो है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये फेसिकुलाई है, ये फेसिकुलाई है। और इसके अंदर ये सारे जो देख रहे हो आप, गोल 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 इतने सारे, ये मसल फाइबर हैं। और ये जो है पेरीमाइसियम, ये पेरीमाइसियम है, ये देखिए पेरीमाइसियम क्या है, जो इस ट्यूब्यूल्स या इस फेसिकुलाई के जो बाहर है वो पेरी, इसको जो कवर करती है वो पेरीमाइसियम है। ये एपीमाइसियम था, ये पेरीमाइसियम हुआ। और ये जो है फेसिकुलाई है, जिसके अंदर ये मसल फाइबर है। ये देखिए एक एक मसल, बहुत अच्छा स्टेटेड मसल का कट, ये जो सेक्शन, क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है इसके अंदर। फेसिकुलाई जिन्हें भी चारों तरफ से संयोजी ऊतक की परत घेरे रहती है, जिसे ये पेरीमाइसियम। इस फेसिकुलाई की मोटाई ही पेशियों की संरचना का निर्धारण करती है। जितनी मोटी फेसिकुलाई होती है, पेशी उतनी ही सख्त होती जाती है। अब प्रत्येक फेसिकुलाई के अंदर बहुत से पेशीय तंतु यानी कि मसल फाइबर्स और सेल जो है वो पाई जाती है। ये हम आपको बाद में डायग्राम में मैं दिखाता हूँ किस तरह से। अब इसके अंदर भी आगे फिर फाइबर है, तो इसमें 1 मिनट इसको पढ़ लें, मैं आपको ये भी फाइबर भी आपको दिखाता हूँ, जिन्हें प्रत्येक को संयोजी ऊतक की एक परत घेरे रहती है, जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। अब देखिए एपीमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम हो गया, और जो मसल फाइबर है, इसको जो बारीक घेरे रहती है, बारीक इसको भी घेरे रहती है। ये आप देखा, देखिए ये एपीमाइसियम हो गया, ये फेसिकुला हो गया, और ये जो है पेरीमाइसियम, और ये एंडोमाइसियम क्या है, ये जो फाइबर है, ये अंदर है ना, ये जो गोल 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 गोल, ये फाइबर के कट हैं, उसका जो है क्रॉस सेक्शन है इसका। तो ये फाइबर है, इसके अंदर आप देखें, ये पहले तो ये देखें इसका घेरा, ये जो गोल घेरा है, ये एंडोमाइसियम है, इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। ये कह रहे हैं एंडोमाइसियम कहते हैं। यह परत पेशीय तंतु की कोशिका झिल्ली सार्कोलीमा, परत पेशीय तंतु की कोशिका झिल्ली
सार्कोलीमा के बहुत पास होती है। एंडोमेट्रियम सार्कोलीमा के पास, जो बाहरी लेयर है जो उसको कवर करेगी। एक फेसिकुलाई में लगभग, अंडरलाइन कर लेना, 50 से लेकर 200 तक में पेशीय तंतु हो सकते हैं। एक फेसिकुलाई में 50 से लेकर 200 तक पेशीय तंतु हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, मसल फाइबर। अब आता है पेशीय तंतु या कोशिका। पेशीय तंतु, अब जो पेशीय तंतु है अंदर जो बारीक जो डॉटेड निशान देखा है, अब इसका हम ये जो मसल फाइबर है इसका जो गोल गोल जिसके ऊपर एंडोमाइसियम है और सार्कोलीमा बिल्कुल इसके टच में रहती है, तो ये इसका हम फिर एक मसल फाइबर का जो है वो पूरा का पूरा इसका देखेंगे स्ट्रक्चरल भी क्या है इसके अंदर। अब इसको हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं और अब आपको इसको समझने का प्रयास करेंगे। पेशीय कोशिकाएं लंबी, पेशीय कोशिकाएं मसल फाइबर लंबी धागेनुमा यानी कि पतली संरचनाएं होती हैं, जिस कारण इन्हें पेशीय तंतु भी कहते हैं। पेशीय तंतु ही पेशी की संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। पेशीय तंतु ही, पेशीय तंतु अंडरलाइन कर लेना, ये पेशीय तंतु ही पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई, जैसे गुर्दे की नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई। पेशीय तंतु लंबे, गोल व सिरों पर बारीक होती हुई संरचना होती है। ये आगे ये दिखा रखा, आगे मैं आपको इसका डायग्राम आगे देख लेंगे। अर्थात ये संपूर्ण पेशी में शुरू से अंत तक या एक सिरे से मध्य तक या मध्य से मध्य तक पाए जा सकते हैं। तीन विन्यासों में पेशीय तंतु 3 विन्यासों में पाए जा सकते हैं। अर्थात ये संपूर्ण पेशी में शुरू से अंत तक भी हो सकते हैं, एक सिरे से उसके मध्य तक भी हो सकते हैं, और मध्य से मध्य तक या मध्य से मध्य तक भी पाए जा सकते हैं। बीच का अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो है, अब आप ये देखें, ये है, ये देखिए ये मसल फाइबर है पूरा का पूरा। तो इसका ये कहाँ है, ये मसल है पूरा। मैंने आपको बताया था मसल जो है इसके लास्ट में दोनों सिरे जो है इसके बारीक होते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया पीछे, ये सिरे बारीक हैं दोनों, ये कहीं ना कहीं अटैच हैं, किससे, ये टेंडन है और अटैच रहता है बोन से। अब ये जो है मसल है, इसमें से हमने ये मसल फाइबर ये लिया, ये काट है इसका, ये देखिए ये शो कर रहा है कि यहाँ से ये काट जो है इसका ये लिया और ये बड़ा करके दिखाया। ये इसका देखिए बंडल है फाइबर का, ये देखिए ये फेसिकुलस ऑफ द मसल फाइबर। अब इसमें से ये एक मसल फाइबर लिया, ये मसल फाइबर है एक, ये देखिए ये सिरे इसके पतले होते हैं, ये बीच में थोड़ा हल्का सा मोटा। अब इस मसल फाइबर का भी हमने ये काट लिया, ये मसल फाइबर का, फिर आगे ये मायोफिब्रिल, इसमें जो है ये मसल फाइबर का ये काट है, इसके अंदर ये देखिए ये मसल फिब्रिल, ये देखिए ये पाए जाते हैं। ये सार्कोलीमा अभी जो हमने पढ़ा, ये बाहरी जो उसकी झिल्ली, बाहरी परत सार्कोलीमा, ये इसका न्यूक्लियस अभी पढ़ेंगे हम, और ये मसल फाइबर है पूरा। अब इसमें से हमने जब एक पोर्शन लिया मसल फाइबर का, इसमें से एक पोर्शन लिया, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, ये मसल फाइबर का पूरा जो स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको ये पूरे के पूरे आगे के पोर्शन हम पढ़ेंगे, ये आपको दिखाई देंगे। अब आपको इसको और अच्छे तरीके से इसको जैसे पढ़ेंगे ये समझ में आ जाएगा। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर जो है देखी है, अब इसमें हमने देखा इसमें क्या क्या पाया जाता है। शरीर की अन्य कोशिकाओं की भांति ये पेशीय कोशिकाएं भी लगभग समान कार्य निष्पादन करती हैं। इनमें भी लगभग वही कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोमा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहते हैं, सार्कोसोम्स,
सार्को शब्द आ गया ना इसके अंदर, तो क्योंकि सार्कोलीमा उसके कवर को कहते हैं, तो ये सार्कोसोम और झिल्ली को सार्कोलीमा और कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम उसमें होता था सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सभी कोशिकाओं के साथ साथ इन पेशीय तंतुओं में संकुचन की क्षमता भी पाई जाती है, जो इनमें पाए जाने वाले मायोफिब्रिल के कारण होती है। मायोफिब्रिल, इनमें मायोफिब्रिल और मायोहीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ध्यान रखना। मायोहीमोग्लोबिन इनमें पाया जाता है, वो ब्लड का कार्य करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन देता है। और मायोफिब्रिल जो है वो इसमें प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। मायोफिब्रिल के कारण ही ये मायोफिब्रिल फाइबर है जो मायोमसल का, इसमें जो है प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हम अभी देखेंगे। अब ये सार्कोलीमा जो है, जो झिल्ली है इसको जो कवर करती है, इसकी दो परतें, आंतरिक जो है वो आंतरिक प्लाज्मा लीमा व बाहरी को बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो पुनः 3 परतों की बनी होती है। सार्कोलीमा की खास व महत्वपूर्ण बात इसका सक्रिय वैभव, एक्शन पोटेंशियल का संचरण कर पाना, जो पेशियों की क्रिया का आधार है। अब ये एक्शन पोटेंशियल, अब इसका एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाएं तो इसमें 40 मिनट चाहिए। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? अब आप इसको सिंपल भाषा के अंदर आप समझ लें। एक्शन का मतलब है एक्टिव हो जाना, पोटेंशियल का मतलब है शक्ति, ताकत। वो ताकत जिससे मसल जो है वो एक्शन में आ जाता है, किसके? कंट्रैक्शन के या रिलैक्शन के। तो आपने जब ये सार्कोलीमा ही इसके अंदर क्यों रोल अदा करती है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर 2 पोर्शन होते हैं, एक सेल के बाहर एक सेल के अंदर। तो जब आयन जो है, पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो पॉजिटिव आयन्स अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। अब ये डीपोलराइजेशन में बड़ा एक आगे फिर समझने वाला सवाल हो गया। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब है पॉजिटिविटी का बढ़ना, डीपोलराइजेशन। पॉजिटिव आयंस जो है, अब ये सार्कोलीमा अगर ये इनको अंदर नहीं आने दे तो ये एक्शन ही नहीं हो सकता। इसीलिए ये कह रहा है कि सार्कोलीमा की खास व महत्वपूर्ण बात इसका सक्रिय भी एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा? जैसे ही पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे तो ये डीपोलराइजेशन बढ़ेगा, और जैसे डीपोलराइजेशन अपना एक स्तर लेगा, उसके बाद में रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे ये आगे हम समझेंगे पूरा कि क्या है ये कैल्शियम जो है, कहाँ कौन सी इसकी जो इस सेल के कौन से भाग में जो कैल्शियम रहता है। स्टर्नी जो है, जो इसमें आप पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर जो ये कैल्शियम रहता है। जब तक ये आयन अंदर नहीं आता तो ये कैल्शियम रिलीज होके एक्शन के लिए नहीं जाता है। तो ये हम इसका पूरी डिटेल आगे हम जैसे जैसे एक एक वर्ड आता जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये यहाँ तो हमने यही समझना है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। सार्कोलीमा, इसके अंदर जो बॉर्डर है इसका, जो इसकी लेयर है इस सेल की, इसके अंदर अगर वो आयन को अंदर आने ही ना दे तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इस आयन पॉजिटिव को जब ये अंदर आने देती है तो एक्शन शुरू होता है, और जब ये पॉजिटिव आयन अंदर आने बंद हो जाते हैं और जो ये बाहर निकलना, रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, तब ये रीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है इसका। तो इसके अंदर इसको बाहर छोड़ने और अंदर लाने में इसका मेन रोल होता है सार्कोलीमा का। ये जो मेम्ब्रेन है इसका खास रोल है, इसीलिए ये इन्होंने जो ये बात कही है, कर पाना जो पेशियों की क्रिया का आधार है।
क्योंकि इसके बगैर वो एक्शन में ही नहीं आएगी पेशी। अब स्केलेटल मसल सेल जो है, ये आपको मैं डायग्राम से भी समझा सकता हूँ अच्छी तरह से। अभी ये डायग्राम होंगे तो इस पर मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा इनको। स्केलेटल मसल सेल बहु केंद्रिकी यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसिशियल होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, ज़्यादा न्यूक्लियस बहुत होते हैं इनके अंदर। वह प्रत्येक कोशिका में लगभग 100 से 200 केंद्रक पाए जाते हैं, अंडरलाइन कर लेना। जबकि कार्डियक व स्मूथ मसल सेल्स में केवल एक ही, अंडरलाइन करना इसको, केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जो कार्डियक मसल होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाई जाती हैं। ये भी नोट कर लो यहीं, क्योंकि शक्ति ग्रह और उसको बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसको लगातार जो है वो कंट्रक्शन करना है। पेशी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन की छोटी छोटी कणिकाएँ बहुतायत में पाई जाती हैं। पेशी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन, अभी मैंने आपको बताया कि फैट की डिपोजिशन, अभी जब हमने इस लेयर को पढ़ा था तो एपीमाइसियम में हमने पढ़ा भी था कि इसके अंदर जो है फैट का डिपोजिशन रहता है। जब हमने इसको पढ़ा था तो ये वसा का संग्रहण का स्थान, ये भी हमने इसमें पढ़ा था। जो इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा इनके सार्कोप्लाज्म में मायोग्लोबिन नामक वर्णक भी पाया जाता है, जो ऑक्सीजन संग्रह प्रोटीन है। मायोग्लोबिन, यस, इसमें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, इसी तरह से मायोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, अंडरलाइन कर लेना इसको। ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, लाल रंग का होता है, तथा जिन पेशियों में यह वर्णक अधिक पाया जाता है वे गहरे लाल रंग की होती है। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति स्नेहता, एफिनिटी, हीमोग्लोबिन से अधिक होती है। ये ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अपने साथ लाता है, यानी कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। मायोफिब्रिल्स लंबे प्रोटीन के धागे होते हैं जिनके कारण ये पेशियां संकुचित होती हैं, तथा ये मायोफिब्रिल्स कोशिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाए जाते हैं। मायोफिब्रिल्स। अब पेशी कोशिकाएं अधिकांश रूप से मायोफिब्रिल से भरी होती हैं, लगभग 80%, अंडरलाइन कर लेना। इन मायोफिब्रिल्स में गहरे व हल्के बैंड पाए जाते हैं तथा इनका विन्यास रेखित पेशियां यानी कि स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में इस तरह का होता है कि इनके गहरे व हल्के बैंड आसपास होते हैं। वे ये संपूर्ण कोशिका व पेशी को रेखित विन्यास प्रदान करते हैं। जैसे ये जो बैंड हैं इनमें जो पाए जाएंगे, तो इनसे क्या है कि ये रेखित महसूस होती हैं। रेखा जैसे यूँ रेखित जो है, अभी ये आप डायग्राम देखोगे, इसी से ये जो है रेखित जो है महसूस होती है। और इनमें जोन भी जहाँ जहाँ ये लाइनिंग जो है जहाँ जहाँ कट होगी गहरे रंग से, ये वहाँ ये जोन को भी प्रदर्शित करेगी कि इससे पहले एक जोन था अलग है, अब ये अलग जोन आ रहा है। प्रत्येक मायोफिब्रिल की संरचना भी विशिष्ट होती है। इनमें एकांतर क्रम में गहरे व हल्के रंग के बैंड पाए जाते हैं। गहरे रंग का बैंड एन आइसोट्रोपिक होता है। अब ये एन आइसोट्रोपिक क्या है? इसके अंदर फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उस पदार्थ की, वो डिफरेंट जो है होती है, वैल्यू रखती है, डिफरेंट वैल्यू रखती है। जब उसको नापा जाता है, चाहे वो डायरेक्शन में नापें और चाहे वो वैसे मेजर करें, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगी। तो ये एन आइसोट्रोपिक
और इसका बेस्ट उदाहरण जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैटर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि लाइट जो है पड़ती है तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो उस ऑब्स्टेकल होती है तो देखिए कैसे वो इधर उधर फैलाव लेती है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी वो अलग अलग, चाहे वो हम उनके स्ट्रक्चर को नापें तो भी अलग अलग मिलेगी, क्योंकि ये जो ए बैंड हैं ये गहरे रंग के इसी कारण से होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो स्ट्रक्चरल एंड जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है, और इसी कारण से ये जो गहरे रंग के फील होते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब है एनआइसोट्रॉपिक, तथा इसे ए बैंड कहते हैं। जबकि हल्के रंग का बैंड आइसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि इसकी जो है फिजिकल एंड स्ट्रक्चर जो है वो इसमें वेरिएशन नहीं जो है वो नहीं होता इसकी प्रॉपर्टी में, इसीलिए जो है ये आइसोट्रॉपिक होता है, जिसे आई बैंड कहते हैं। और ये हल्के रंग के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो इसमें ज़्यादा गहरा नहीं होता, तो ये उभार नहीं आता, ज़्यादा सिंपल वे में नज़र आता है, तो ये आई बैंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा देखने से इस मायोफिब्रिल की और भी संरचनाएं पता चलती हैं। हल्का आई बैंड जो है ये इसमें आप देखेंगे, हल्का आई बैंड एक पट्टी द्वारा, जिसे जेड लाइन, ये हमने ए बैंड और आई बैंड हमने डायग्राम आपके बिल्कुल सामने है, आप देख रहे हो, और इसमें देखिए जेड जो है एक लाइन बनी हुई है, जेड लाइन या जेड डिस्क कहते हैं। ये जेड लाइन या जेड डिस्क कहते हैं, दो भागों में बंटा होता है। एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच की, अर्थात दो क्रमागत जेड लाइन के बीच की संरचना को सार्कोमियर, अंडरलाइन इसको आप कर लेना, ये देखिए यहाँ बता भी रखा है इन्होंने कि ये सार्कोमियर है हमारे पास पूरा का पूरा। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो संरचना, ये जो है वो सार्कोमियर जो है वो कहलाती है। ये इसमें बड़ा ही बहुत सुंदर डायग्राम से शो कर रखा है, इसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विश्राम की अवस्था में सार्कोमियर की लंबाई लगभग 2.5 से 2.8 माइक्रोमिली होती है, जो संकुचन के दौरान घट जाती है, क्योंकि वो खिंचाव आएगा ना उसके अंदर, संकुचन के दौरान जो है वो घट जाएगी, तथा संकुचन की प्रबलता पर निर्भर करती है। यह सार्कोमियर ही मायोफिब्रिल की फिजिकल संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड क्रियात्मक, फिजिकल एवं स्ट्रक्चरल जो है वो इकाई होती है। अंडरलाइन कर लेना इसको। स्तनधारियों के मायोफिब्रिल के ए बैंड के मध्य में भी एक हल्का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे एच जोन कहते हैं। तो यहाँ आपने इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ एच जोन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एच जोन, चाहे आप अपना 14 पेज नंबर को देखें, चाहे आप 15 को देख लें, दोनों पे दे रखा है इस डायग्राम के अंदर एच जोन। ये एच जोन जो है वो हल्का होता है बिल्कुल, और थिन फाइबर से है, जहाँ वो आपस में नहीं मिलते तो ये जो है वो एच जोन बनता है, और जहाँ सूडो एच जोन बनता है वहाँ थिक जो है वो फिलामेंट, थिक फाइबर से, थिक फिलामेंट से जो है वो थिक फिलामेंट के जहाँ उभार नहीं आते हैं वहाँ वो सूडो एच जोन बनता है, क्योंकि थिक फिलामेंट पे उभार होते हैं। ये अभी आप डायग्राम में अभी आप पढ़ेंगे, जब अपन इसको देख लेते हैं, दो तरह के हैं ये थिक और थिन, तो दोनों की संरचनाएं आप पढ़ेंगे डायग्राम के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा। मायोफिब्रिल भी दो प्रकार के छोटे फिलामेंट्स के गूंथने से, एक दूसरे पे यूं चढ़ने से, गूंथने से बने होते हैं, जिनके व्यास में अंतर होने के कारण इन्हें थिक व थिन फिलामेंट कहते हैं। थिक फिलामेंट्स, अंडरलाइन कर लेना, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, थिक जो है वो, लेकिन बने होते हैं, और इन पर निश्चित दूरी पर उभार पाए जाते हैं। ये आप इधर देख रहे हैं 15 नंबर पे, जो गहरे रंग के हैं दिखाए हुए, ये थिक फिलामेंट है,
और इन पे आप देखिए उभार नज़र आ रहे हैं। ये आप इसको ये हम देख लीजिए, ये देखिए, ये जो है, ये मैंने कहा 15 नंबर पेज पे, ये देखिए आप, ये जो है गहरे उभार, ये थिक हैं, ये थिक फिलामेंट है, ये देखिए, ये मायोसिन से बने हुए हैं ये, और ये इन पे देखिए उभार हैं ये, लेकिन ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट जो है वो किस किस के बने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और याद कर लेना, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा ही आएगा 100%, ये ध्यान रखना। तो ये जो ये तो मायोसिन के बने हैं, लेकिन ये जो है थिन फिलामेंट हैं प्रोटीन के बने, तो इन पर निश्चित दूरी पर उभार पाए जाए। इनके अलावा थिक फिलामेंट में सी प्रोटीन भी पाई जाती है, सी प्रोटीन अंडरलाइन 4 से 6%। थिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनके अलावा इसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन व अल्फा व बीटा एक्टिन भी पाई जाती है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, थिन फिलामेंट जो है किस किस के बने होते हैं। तो थिक तो आपको पता है मायोसिन व सी प्रोटीन के हैं बने हुए, और थिन जो है वो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, अल्फा बीटा एक्टिन के बने होते हैं। एक मायोफिब्रिल में लंबाई के अनुसार अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छी तरह से, एक मायोफिब्रिल में लंबाई के अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों सार्कोमियर पाए जाते हैं। ये जो बीच में पोर्शन दिखाया ना मैंने सार्कोमियर, ये सैकड़ों से लेकर 100 से लेकर हजारों तक जो है वो सार्कोमियर पाए जाते हैं। थिक फिलामेंट्स की मोटाई थिन फिलामेंट से लगभग दुगनी होती है। थिक जो है थिन से डबल जस्ट में। एम लाइन जो है, यहाँ ये एम लाइन भी इन्होंने शो कर रखा है। एम लाइन क्या है, ये एक अनुप्रस्थ संरचना होती है जो थिक फिलामेंट को उनके मध्य से आपस में जोड़ती है। एम लाइन थिक फिलामेंट को मध्य भाग है उनका, उनसे आपस में इनको जोड़ देती है। तो जब आप ये देखेंगे, इस डायग्राम को देखें, अगर इस डायग्राम के साथ इधर ला के मैं इसको जोड़ दूं, तो ये जो मध्य भाग है ये जुड़ा, जहाँ जुड़ा वो जो है एम लाइन बन गई। यहाँ ये दे रखी है इन्होंने, ये एम लाइन, क्योंकि इसको और इसको जोड़ा गया, ये और ये जुड़े तो ये एम लाइन बनी है। तो ये बीच का मध्य भाग ये एम लाइन कहलाता है। ए बैंड के मध्य में पाया जाने वाला एच जोन जो हल्का होता है, ये आप देख ही रहे हैं ऊपर, थिन फिलामेंट्स के आपस में नहीं मिल पाने के कारण होता है। मिल नहीं पाए इसलिए वो थिन, और ये एच जोन हल्का है। इस एच जोन का ही वो हिस्सा जिसमें थिक फिलामेंट्स के उभार नहीं पाए जाते, थिक फिलामेंट्स के जहाँ उभार नहीं पाए जाते हैं वो स्यूडो एच जोन कहलाता है। जहाँ उभार नहीं पाए जाते, सेंटर का पार्ट जहाँ ये एम जोन है, ये इस पोर्शन में हमारे पास स्यूडो एच जोन कहलाता है ये। और जहाँ थिन फिलामेंट ना मिलने के कारण जो है वो हल्का रह गया, तो वो जो है हमारे पास जो है एच जोन बन गया, एच जोन बन गया। और स्यूडो एच जोन और एम लाइन, ये आपने सारी की सारी देखी, हमने इसको अच्छी तरह से देखा। तो अब है मायोफिब्रिल के गहरे हिस्से की अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन को देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट से षटकोण यानी हेक्सागोनल स्थिति के अंदर घिरा हुआ होता है, जिसके मध्य में थिक फिलामेंट होता है, जबकि प्रत्येक थिन फिलामेंट 3 थिक फिलामेंट से घिरा होता है। क्योंकि 6 और 3 का रेशो है, तो इसका मतलब 1 और 2 का रेशो बन गया। तो थिक फिलामेंट में थिन फिलामेंट के अंदर 1 व 2 का अनुपात होता है। इसके बाद अब ये नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर में ये संपन्न होना मुश्किल है। आज हम इसमें 5 मिनट और, तो आज का मेरे ख्याल है कंप्लीट हो गया समय। तो इससे ज़्यादा फिर आप, चलिए नेक्स्ट में ले लेंगे, कोई बात नहीं, 1 या 2 लेक्चर
और बनेंगे तो बनेंगे, कोई चक्कर नहीं, अच्छी तरह समझेंगे इस बात को। यूँ ही केवल पढ़ के निकलना नहीं है, एक एक बात को समझना है कि ये क्या है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।